हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 लेक्चर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि मैटर होता क्या है। यह सभी आप जानते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में चाहे कुछ भी है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। दे मे बी फूड बी ईट, the vehicles, the gadgets, the day-to-day materials that we use, the air we breathe और the water that we drink, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, मैटर हैं। All of these things occupy some space and have mass and volume, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन तो यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास है, जिसका वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। फॉर इंस्टांस इन क्लासरूम, ये अगर क्लासरूम की बात करें तो बेंचेज जिस पर स्टूडेंट बैठते हैं वो भी तो कुछ स्पेस है क्लास का रोकते हैं, उनका भी तो मास और वॉल्यूम होता है, इसलिए वो भी क्या हैं, एक तरह के मैटर ही होते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे। मेनली हम जो क्लासीफाई करते हैं मैटर को वो 3 स्टेट्स में ही करते हैं। वैसे तो उसकी 5 स्टेट्स हो चुकी हैं, पर फिर भी हम यहाँ जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उन्हें 3 ही कैटेगरी में स्टडी करेंगे। जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर आप सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मेन 3 स्टेट्स हैं जो जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले उनको इसकी स्टडी कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट, दे हैव डेफिनेट शेप। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको उनके जब सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल हैं उनको बाइंड करने वाली जो फोर्सेस होती हैं, उनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वो कैसी होती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, उनके अलग अलग शेप्स के हिसाब से अलग अलग डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी होती हैं, और उनका एक वॉल्यूम है वो भी फिक्स होता है, और वो फ्लो नहीं कर सकती, ये तो आप सभी जानते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कंप्रेस? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके वो मिलके वो बने होते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल जितने भी हैं, उनके बीच में इतना स्पेस ही नहीं होता है कि हम उनको कंप्रेस कर सकें। दे पोजेस अ टेंडेंसी टू अपहोल्ड देयर शेप, उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को बरकरार रखते हैं। व्हेन एक्सपोज टू एक्सटर्नल फोर्स, जब उसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स लगाई जाती है तो उनकी जो फोर्स है वो चेंज नहीं होती। दे ब्रेक अंडर फोर्स, कुछ फोर्सेस होती हैं जिनसे वो टूट जाती हैं, टूट जाएंगी, पर उनकी शेप को हम ईजिली जो वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड, क्योंकि वो कैसी हैं, रिजिड होती हैं। दे हैव हाई डेंसिटी, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो ज़्यादा, जिसकी वजह से वो डिफ्यूज़ नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, टेबल, चेयर, स्टोन एट्सेट्रा, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे किसके हैं, सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लिक्विड स्टेट, उसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। आपको पता है लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डालो उसी की वो शेप ले जाता है। अ लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट है। क्यों? बट ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, सॉलिड से तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो इसमें वीक होती हैं। दे कैन फ्लो फ्रॉम ए हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल से जो है वो लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। अ लिक्विड इज़ कंप्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो नेबरिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में काफ़ी सारा डिस्टेंस होता है, बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता, जबकि गैसेस से तो कम ही रहेगा क्योंकि गैसेस में तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। दे हैव लोअर डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है सॉलिड से कम होती है। अ लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू अनदर लिक्विड, लिक्विड को एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर इन ए लिक्विड, वो जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के वो फास्टर मूव करते हैं, बट स्लोअर एज़ कम्पेयर टू गैसेज, गैसेज के कंपेरिजन में तो खैर स्लो ही रहेंगे क्योंकि गैसेज में तो काफ़ी सारे गैप्स होते हैं। पर हाँ, सॉलिड की बात करें तो उसके कंपैरिजन में, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल इतने आसानी से जो वो मूव नहीं कर पाते क्योंकि उनमें पैकिंग काफ़ी क्लोज होती है, जबकि लिक्विड में पैकिंग जो क्लोज ना होने की वजह से ये मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ कर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल इसका वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारे किसके हैं, लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको पता है इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वैसे तो दिखाई ही नहीं देती हमें, जिस कंटेनर में डालो ये भी उसी कंटेनर की शेप ले लेगी। दे डू नॉट पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम, जब दिखाई नहीं देगी तो वॉल्यूम मेजर कैसे करेंगे?
और सबसे बिगेस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो गैसेज में ही देखी जाती हैं। दे आर नॉट रिजिड, सॉलिड और लिक्विड की तरह रिजिड नहीं होती। दे आर ईजिली कंप्रेसिव, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस होता है उनके बीच में, विच कंप्रेसिज ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जिसकी वजह से हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। दे कैन ईजिली अंडरगो डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न भी इसका आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस में वो काफ़ी फास्टली मूव करते हैं, ड्यू टू विच स्पीड ऑफ डिफ्यूज़न जो है इस केस में ज़्यादा रहती है। हालांकि लिक्विड भी करते हैं पर उसमें जो फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो गैसेस से थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। दे कैन फ्लो इन ऑल पॉसिबल, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहें उस सेक्शन में इनको फ्लो करवा सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं एयर, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, गैस स्टेट के एग्जांपल हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन गैस हो। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैसे देखा जाए तो जो दो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन भी हो सकती है और रिपल्शन भी हो सकती है। किसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं? वो जो दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनना है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इन ए कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड तो तभी बनेगा जब क्या करेंगे, कुछ एटम या मॉलिक्यूल जब वो कंबाइन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखा रखी हैं HCl बॉन्ड में, बीच में आपको डॉटेड लाइन से दिख रही होंगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शो कर रहा है। अच्छा, द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं सॉलिड के केस में उनको हम वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं, विच इंक्लूड, जिसमें हमारे पास डिस्पर्शन फोर्सेस भी आती है, लंडन फोर्सेस भी आती हैं, डायपोल फोर्सेस भी आती हैं और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी आती हैं। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इन केस ऑफ सॉलिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो उसको बनाने वाले, जिस पार्टिकल से वो मिलके सॉलिड बना है, उनकी पैकिंग जो काफ़ी क्लोज होती है, तो देयर बाय मेकिंग द सॉलिड, जिसकी वजह से सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल रहता है और उसकी डेंसिटी हाई रहती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन केस ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड की बात करें, कीप्स द पार्टिकल टाइड टू ईच अदर। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े जाते हैं, बट कैन नॉट कीप दैम इन फिक्स्ड पोजीशन, पर फिक्स पोजीशन पर नहीं रखते। देयर बाय मेकिंग दैम ईजी टू फ्लो, अगर फिक्स पोजीशन पर रखे तो लिक्विड फ्लो ही ना कर सके। सॉलिड तो फ्लो नहीं करता क्योंकि वहाँ जो फोर्सेज होती हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उसे एक पोजीशन पर फिक्स रखती हैं, पर लिक्विड में ऐसा नहीं होता। उसमें होती तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो पार्टिकल को बांधे रखती हैं, बट वो एक फिक्स पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से वो ईजिली फ्लो कर पाता है और उसकी डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की तो आपको पता है डेफिनेट शेप हो नहीं सकती। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन केस ऑफ गैसेज, अगर गैसेज की बात करें, आर एक्सट्रीमली वीक। ठीक है, सबसे वीक जो है वो गैसेज के केस में होती हैं। देयर बाय अलाउइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टू मूव फ्रीली, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो ईजिली मूव कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करना चाहें वो मूव कर पाते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज। डिस्पर्शन फोर्सेज और लंडन फोर्सेज रेफर्स टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, ये भी एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। किसके बीच में होती हैं? जो दो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। क्योंकि ये जो फोर्सेज हैं, फर्स्टली जो प्रपोज की गई थी वो साइंटिस्ट का नेम था जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन, उसके नाम पर इनको नाम रखा गया था लंडन फोर्सेज। दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये फोर्सेज हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं, बट ये है कि ये फोर्सेज जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज से वीकर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हीलियम का एग्जांपल बताया और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन बता रखे हैं। अब इलेक्ट्रॉन उसके आसपास जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस और उनके बीच में अट्रैक्शन है, और ये जो अट्रैक्शन है यहाँ लंडन फोर्सेज की वजह से है। ठीक है, वैसे ये टेम्परेरी फोर्सेज होती हैं। अच्छा, द इंट्रैक्शन energy of this force is inversely proportional to sixth power of distance between the two interacting particles। जो इनकी इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, जो फोर्स है इनके बीच में, वो कैसी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। किसके? सिक्स्थ पावर ऑफ डिस्टेंस की। अगर आर डिस्टेंस माने तो उनकी सिक्स पावर यानी कि आर रेज़ टू पावर 6 के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके? 1/r रेज़ टू पावर 6 के। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल लेके
स्टडी करते हैं। कंसीडर कर लेते हैं कि दो एटम हमारे पास, एक P है और दूसरा Q है, आप देख सकते हो नीचे बने हैं, ठीक है, एटम P और एटम Q, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस शो कर रखा है ना, तो सेंटर में तो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको जानता है, आप तो जानते ही। अच्छा, लेट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एटम P भी अनसिमेट्रिक, मान लो कि एटम P पर अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का, देयरफॉर द चार्ज क्लाउड इज डेंसर एट वन, से जिसकी वजह से, क्योंकि अनसिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा, जो चार्ज क्लाउड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डेंसर हो जाएगा देन द अदर। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट ऑन P, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट होगा जनरेट किसके ऊपर, P पर। आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ शिफ्ट हो गया है, P की तरफ, नीचे देख सकते हो आप इनके, जहाँ P और Q शो कर रखे हैं नीचे, उससे नीचे देखो, ठीक है। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन एटम P फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। याद रखें कि टेम्परेरी इफेक्ट है ये, परमानेंट इफेक्ट नहीं है, तो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन एटम P अल्टर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर फर्क पड़ता है किसके, Q के, क्योंकि दूसरा भी तो है ना जो उसके आसपास रखा है। दिस इंड्यूसेस अ डाइपोल इन द एटम Q, जिसकी वजह से डाइपोल जनरेट होगा किसके ऊपर, Q पर, एटम Q पर। द टेम्परेरी डाइपोल्स ऑफ एटम P एंड Q अट्रैक्ट ईच अदर, ये डाइपोल जो है P और Q के, वे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इन द सेम वे टेम्परेरी डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड इन मॉलिक्यूल टू, ठीक है, ऐसा है मॉलिक्यूल में भी देखा है, ये तो एटम की बात की है, मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ भी ऐसा देखा जाता है। दीज फोर्सेज आर एप्लीकेबल टू शॉर्ट डिस्टेंसेज, ये जो फोर्सेज हैं एक छोटे डिस्टेंस के लिए ही तक ही एप्लीकेबल होते हैं, दैट आर अप्रॉक्सीमेटली 500 पिकोमीटर तक ही एग्जिस्ट करती हैं। जो मैग्नीट्यूड होता है इन फोर्सेस का वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल, यानी कि पोलर करैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पोलर करैक्टर हम स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, जब केमिकल बॉन्ड स्टडी कर रहे थे हम, उस टाइम स्टडी किया था कि पोलर करैक्टर क्या होता है। पोलर करैक्टर आता कैसा है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कंबाइन करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो जो चार्ज क्लाउड होता है, चार्ज क्लाउड मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो चार्ज क्लाउड शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हम पोलर नेचर, ठीक है। तो जो ये फोर्सेस हैं वो भी उसी पोलर करैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और मेनली जो पोलर करैक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े होते हैं उनकी वजह से होता है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने डिस्पर्शन और लंदन फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके और जो फोर्सेस हैं उनके बारे में, जैसे थर्मल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ एक और टाइप की फोर्सेस होती हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।